हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय किरो हाल है के नाची यहाँ सब कैसर वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ राशि फल 2022 के बारे में। इससे पहले जो हमने आपको कुंभ राशि का वीडियो दिया वो गुरु और शनि के गोचर के आधार पर में था, जिसमें लाखों लोगों का मैसेज और कमेंट आया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कि गुरुदेव क्या आप केवल गुरु और शनि को ही वार्षिक राशिफल में महत्व देते हैं? क्या आपके नजर में राहु और केतु का कोई स्थान ही नहीं है? मैंने कहा नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। राहु केतु का तो सबसे ज्यादा स्थान है भारतीय ज्योतिष में। राहु केतु की जब डिग्री बढ़ जाती है, राहु केतु जब विपरीत अवस्था में चला जाता है तो अकेला राहु और केतु तबाह करने के लिए आपको काफी है। इसीलिए राहु केतु को तो छोड़ करके, जबकि वो छाया ग्रह है, जबकि वो अपना अस्तित्व नहीं है उसके पास, जबकि एक के पास धर है तो दूसरे के पास सिर नहीं है, एक के पास सिर है तो दूसरे के पास धर नहीं है, फिर भी इतना ज्यादा महत्व लेकर के वो बैठा हुआ है जन्म कुंडली। जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है, चाहे वो देवगुरु बृहस्पति हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, किसी के साथ भी बैठ जाता है, उसके प्रभाव को ही नष्ट कर देता है, उसके प्रभाव को ही कम कर देता है, उसके प्रभाव में ही न्यूनता ला देता है। तो आखिर हम कैसे राहु और केतु को महत्व ना दें? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का ये स्नेह है कि आप मुझसे प्रश्न पूछते हैं, आप मुझे अपना मानते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके प्रश्न के उत्तर देने के लायक हूं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप ही के सहयोग से, आप ही के सपोर्ट से मिश्रा फॉर यू हिंदुस्तान का ज्योतिष का सबसे बड़ा चैनल बन चुका है। जितना डिटेल में वीडियो आपको यहां पर में देखने को मिलती है, उतना कहीं भी गूगल पर में, यूट्यूब पर में है ही नहीं वीडियो। इतना डिटेल वीडियो जानकारी आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं तो मिलेगी कहां से? तो ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है। निश्चित रूप से आप मुझसे प्रश्न पूछें और मैं आपके प्रश्न के उत्तर देने के लिए ही यहां बैठा हूं। लेकिन हां, पर्सनल जन्म कुंडली अगर आप दिखाने की कोशिश करेंगे, पर्सनल जानकारी अगर आप लेने की कोशिश करेंगे, अथवा इसका मौका आप मुझे देंगे, आपके लिए अगर मैं कुछ कर सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन अगर मैं YouTube के कमेंट के अलावा, इस वीडियो के रिगार्डिंग के अलावा आपकी कुंडली देखूंगा तो उसका कोई शुल्क है, जो मेरा मेहनताना है, जो मेरा मजदूरी है, वो मैं आपसे निश्चित तौर पे लूंगा। लोग कहते हैं कि आप गुरुजी हिंदुस्तान के सबसे महंगे ज्योतिष में से एक हो, आप सबसे ज्यादा चार्ज करते हो। सही बात है, सबसे ज्यादा मैं चार्ज करता हूं, हिंदुस्तान के सबसे महंगे ज्योतिष में से मैं एक हूं। लेकिन ये भी तो आप ही लोगों का प्यार है, आप ही लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों ही ने तो मुझे बनाया है इस शीर्ष पे, इस ऊंचाई पे, इस मंजिल पर में, यहां पर में तो आप ही ने मुझे पहुंचाया है। डिमांड इतनी बढ़ा दी आपने मेरी मार्केट में, ये आपका प्यार है। इसीलिए ये मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के सबसे महंगे ज्योतिष में से एक मैं भी हूं। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बोर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, जहां पर में
11 प्रथम भाव में लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि यह कुंभ राशि हुआ। दूसरे भाव में मीन राशि में कोई भी नहीं है। तीसरे भाव में आप देख रहे हो कि राहु देवता बैठे हुए हैं और चौथे भाव में भी राहु देवता बैठे हुए हैं। इधर नवम भाव में भी राहु देवता बैठे हुए हैं, उधर दसम भाव में भी राहु देवता बैठे हुए हैं। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यह है कि पहले 12 अप्रैल को 10:34 तक राहु देवता आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में ही विराजमान रहेंगे। इसके बाद 10:35 में वो 2 से 3 में नहीं जाएंगे, 2 से 1 में चले जाएंगे, क्योंकि हमेशा राहु और केतु पीछे चलते हैं, बकरी अवस्था में चलते हैं। नहीं, एक महान भाव का कमेंट आया। अच्छा, पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। तो 12 अप्रैल को 10:34 तक राहु आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे और उच्च के हैं ये। इसके बाद राहु चले जाएंगे आपके कुंडली के तीसरे भाव में, यानी कि मेष राशि में। 12 अप्रैल 10:35 पर में चले जाएंगे मेष राशि में और यहां से पूरे वर्ष, पूरे साल इसी भाव में रहेंगे। राहु के बाद केतु की चर्चा कर लेते हैं। केतु जो है सो 12 अप्रैल को 10:34 तक आपके कुंडली के दसम भाव में, यानी कि वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे, उच्च के। उसके बाद 8 से 9 में ना जाकर के 7 में चले जाएंगे, बकरी चलते हैं हमेशा ही। तो आपके भाग्य के घर में आकर के तुला राशि में बैठ जाएंगे, जो ये केतु आपके लिए इस वर्ष में चमत्कारिक साबित होगा, भाग्य बदलने वाला साबित होगा, क्योंकि भाग्य के घर में केतु अपने मित्र राशि में आकर के बैठ गया। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया फल देने वाला ये होगा। हाँ, तो ये समझ में आ गया आपको कि ये राहु और केतु कब कहां बैठे रहेंगे और किस में अब चेंज करेंगे जगह, प्लेसमेंट वगैरह का सब कुछ आपको समझ में आ गया। अब आप में से ही एक महान भाव जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, उन्होंने कमेंट किया कि भाइयों, गुरुदेव से मिस्टेक हो गई है। गुरुदेव ने उल्टा बता दिया है कि राहु को पहले वृषभ राशि में बता दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि 12 अप्रैल के बाद वो मेष राशि में चला जाएगा। ये गुरुदेव से गलती हो गई है, इन्हें क्षमा करें। ये आप में से ही एक सज्जन पुरुष जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, गहरा प्रेम है, बहुत मानते हैं, आप लोगों से उन्होंने याचना की थी। लेकिन मेरे उस प्रेमी को यह पता नहीं था शायद कि राहु और केतु हमेशा बकरी अवस्था में चलते हैं। वो 2 से 3 में नहीं जाते, वो 2 से 1 में आते हैं, 1 से फिर 12 में जाते हैं, 12 से 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और फिर 1। वो ऐसे चलते हैं। केतु का भी सीन कुछ ऐसा ही है, वो भी 8 से 9 में नहीं जाएंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, इस प्रकार से वो चलते हैं। लेकिन मेरे उस प्रेमी, मेरे उस सब्सक्राइबर, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कमेंट किया। उनको जो लगा अपने बुद्धि और विवेक के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से, उन्होंने मेरे पक्ष में आवाज उठाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग भी ऐसा ना समझ लेना कि राहु पहले वृषभ राशि में था तो फिर मिथुन में जाना चाहिए था, ये मेष में कैसे चला गया। तो मेष में ऐसे गया क्योंकि वो हमेशा बकरी चलता है। इसीलिए हमारे वीडियो में आपको राशिफल के साथ साथ प्रचुर मात्रा में ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। आपको इतना ज्ञान मिलता है कि कुछ समय में वीडियो देखते देखते आप खुद एक 40 से 50% ज्योतिष बन जाते हो।
लेकिन 50% के लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है ज्योतिष का ज्ञान। आइए अब चर्चा को आरंभ करता हूं। सबसे पहले 12 अप्रैल को 10:34 तक जो राहु आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, उसी से चर्चा प्रारंभ करते हैं और आपको बताने का प्रयास करता हूं। मित्रों, ये चौथा भाव, यहां पर में राहु को बहुत लोग दोष दे सकते हैं, लेकिन राहु यहां पर में दोष कारक तो है ही नहीं। राहु तो यहां पर में उच्च का है, राजयोग कारक है, गोचर में बहुत ही बेहतरीन फल देने वाला है। इसलिए राहु को बदनाम करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अब सुनिए मैं क्या कहता हूं। ये चौथा भाव के बारे में भी आपको मुश्किल से 1 या 2 चीजें पता होंगी। आज मैं आपको 10 चीजें बताने वाला हूं। सीखने की अगर प्रवृत्ति रखेंगे तो आपके लिए मेरा वीडियो वरदान बन जाएगा, लेकिन अगर आप एंटरटेनमेंट की प्रवृत्ति रखेंगे तो आपके लिए ये वीडियो बस एक राशिफल देखने वाला वीडियो ही साबित होगा। ये चौथा भाव सुख का होता है। तो राहु 12 अप्रैल को 10:34 तक उच्च का चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। आपके सुख में 4 चांद लगा देगा, आपके सुख में यह वृद्धि कर देगा। भाइयों और बहनों, आप यकीन मानिए कि यहां पर मैं राहु आपको खराब फल देने वाला कतई नहीं है। कल अगर आपके घर में एसी नहीं था तो ये राहु सुख में वृद्धि करके एसी लगवा देगा। कल आपके घर में पंखा नहीं था तो ये राहु सुख में वृद्धि करके पंखा लगवा देगा। कल आपकी माता आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, आज ये राहु के प्रभाव से 12 अप्रैल तक आपकी मां आपको सपोर्ट करेगी। माता का अगर कुछ हेल्थ वाइज परेशानी चल रहा था तो आप ये मान करके चलिए कि इस राहु के पीरियड में वो परेशानी कम हो जाएगी और जहां पर में जान जाने वाली बात होगी उंगली कट के बच जाएगा। ये राहु का यहां पर में उचित प्रभाव है और ये समय आने वाला नहीं है। ये समय जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हो उस वक्त ये समय चल रहा है, जो कि 12 अप्रैल को 10:34 तक ये समय चलेगा। लेकिन हां, अगर कुंडली में ही दोष हो, अगर जन्म कुंडली में ही महादशा अंतरदशा विपरीत चल रही हो, ग्रह की परिस्थिति ही विपरीत हो, तब क्या कहने, तब ये राहु चाह करके भी आपको बहुत कुछ नहीं दे पाएगा। लेकिन हां, अगर जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति अच्छी हो, केवल कमजोर हो ग्रह, उसको मजबूत बना लिया जाए, तो ये राहु आपके कुंडली में 4 चांद लगा करके गोचर का फलित इतना बड़ा बना देगा आपको कि आप सोच नहीं सकते। इस राहु के प्रभाव से मित्रों, अगर आपकी माता बिजनेसमैन है, अगर आपकी माता किसी कंपनी में काम करती है, अगर आपकी माता किसी सरकारी क्षेत्र में है, तो आप ये मान करके चले कि मां को भी लाभ मिलने का योग राहु बनाएगा, उनका भी उत्थान करेगा। मैं कैसे कह दूं कि राहु आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है? अच्छा रिजल्ट देना पड़ेगा। मित्रों, ये चौथा भाव आपके मकान का भी होता है। मकान यानी कि भवन, हमारा घर जहां पर मैं बैठा हूं, इसका होता है। आपके सपने, हर एक व्यक्ति का ये सोच होता है, एक सपना होता है कि एक छोटा सा भी घर क्यों ना हो लेकिन अपना हो, जिस पर मैं हक जमा करके रह सकूं, कोई मकान मालिक आकर के 4 बातें ना सुना दे। हर एक व्यक्ति का ये एक सपना होता है। कहा भी गया है कि रोटी, कपड़ा और मकान। पहले रोटी की आवश्यकता है, फिर कपड़े की, उसके बाद मकान की आवश्यकता है। तो आज के समय में लगभग हर व्यक्ति के पास में रोटी है जो हमारा वीडियो देख रहा है, क्योंकि अगर उसके पास में इंटरनेट पैक डलवाने के लिए पैसे हैं, वीडियो देखने के लिए मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है,
तो ये मान करके चले कि वो व्यक्ति रोटी का तो मोहताज कम से कम नहीं है। तो रोटी की कमी उसको नहीं है, कपड़े की कमी भी नहीं है, बच गया मकान। तो अगर आपको मकान चाहिए तो ये राहु देव आपको इस समय में सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप मकान का कोई निर्णय लेना चाहते हैं, मकान से संबंधित किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे लें, क्योंकि राहु का सहयोग है, सपोर्ट है, और ये मकान का निर्णय लेने में जन्म कुंडली में योग बन रहा होगा, वहां से ये आपको मकान कुंभ राशि वाले दिलवा देगा। बहुत बढ़िया फल है राहु का। अगर मकान का सुख नहीं मिल रहा था, जैसे आज आपने मकान बना दिया लेकिन उस मकान में रहने का मौका ही नहीं मिल रहा है, किसी दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया है, कहीं और नौकरी कर रहे हैं, कहीं और काम की तलाश कर रहे हैं, यहां पे मकान आपकी राह देख रहा है, नहीं मित्रों? वो सुख इस समय में आपको राहु दिलवाने का प्रयास करेगा। ये चौथा भाव सिर्फ मकान का ही नहीं होता। मकान बनाएंगे कहां, उसके लिए भी तो चाहिए क्या? तो जमीन। नहीं, जमीन के प्राप्ति के लिए अगर आप तरस रहे हैं, जमीन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप जमीन के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और सफल होता जा रहा है, इस समय में एक बार फिर से 12 अप्रैल से पहले पहले प्रयास करें। जन्म कुंडली में अगर योग होगा, उसमें कुछ विघ्न आ रही होगी, तो राहु का सपोर्ट यहां से मिल जाएगा कुंभ लग्न वाले, कुंभ राशि वाले, और जमीन के प्राप्ति का योग बन जाएगा। जमीन आपको प्राप्त हो जाएगा, और जब जमीन प्राप्त हो गया तो उसी पर में मकान भी बन जाएगा। अगर अच्छा, ये जो है घर आपके लिए मकान और जमीन का ही सिर्फ नहीं होता, ये घर चौथा, अच्छा ये भी घर है, जो घर है वहीं से आपके घर के प्राप्ति का भी रास्ता खुल रहा है। बोलिए राधे राधे। ये जो चौथा भाव है, ये आपके सुख के साथ साथ, माता के साथ साथ, मकान के साथ साथ, जमीन के साथ साथ, इतना पर में ही कहानी खत्म नहीं होता, ये आपके अचल संपत्ति का भी होता है। अचल संपत्ति अर्थात क्या? मकान और जमीन अलग अलग नहीं, अचल संपत्ति यानी कि जमीन की भी प्राप्ति और मकान की भी प्राप्ति का योग, ये राहुदेव बना रहे हैं। इसीलिए राहु की उपासना निश्चित रूप से करें, राहु के शरण में जरूर जाएं, इनसे प्रार्थना करें, इनके शरण में जाएं, इनको बोलें कि हे राहु देवता, आप तो दुनिया का कल्याण करते हैं, हमारा भी कल्याण करें। क्योंकि अगर आपके पक्ष में राहु हो गया तो आप ये मान करके चले कि आपके सामने बड़ी से बड़ी हस्ती भी टिक नहीं पाएगी, और आप अपने आप में एक बेताज बादशाह के तौर पर में जाने जाएंगे, और आपके सामने में बड़े बड़ों को खड़े होने में सोचना पड़ेगा, बैठने के लिए सोचना पड़ेगा, और जब आप कहीं पे पहुंचेंगे और राहु आपके पक्ष में है, राहु का असर आप पर में पॉजिटिव है, तो आप ये मान करके चलें कि बड़े बड़े लोग आपके लिए कुर्सी छोड़ के तैयार हो जाएंगे। राहु तो वो है, तो राहु को हर वक्त बदनाम नहीं करना चाहिए। उसके बाद चौथा भाव जो है, सो अचल संपत्ति के साथ साथ आपके लिए वाहन का भी होता है।
अब भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, तो एक गाड़ी चाहिए या नहीं चाहिए? एक टू व्हीलर ही सही, फोर व्हीलर ही सही, चाहिए ना भाई। अगर चाहिए तो ये राहु आपके लिए वो मार्ग खोलने जा रहा है। इसीलिए आप निश्चित तौर पर में इस राहु का स्वागत करें। और ये राहु अगर जन्म कुंडली में बढ़िया समय चल रहा होगा तो यकीन मानिए कि ये आपको और बूस्टर डोज जो अभी कोरोना का पड़ रहा है, उसी प्रकार से आपके उत्थान में, आपके वृद्धि में, आपके ग्रोथ में, आपके डेवलपमेंट में, आपके विकास में ये बूस्टर डोज का काम करेगा और आपको चार चांद लगाने का हर संभव प्रयास करेगा। ये राहु का प्रभाव होगा। ये राहु भाइयों और बहनों सुख के साथ साथ, मकान के साथ साथ, जमीन के साथ साथ, अचल संपत्ति की प्राप्ति के साथ साथ, आपकी माता के सुख के साथ साथ जो है गाड़ी का भी सुख आपको दे दिया। और इसके अलावा कहानी इतना पे खत्म नहीं हो रहा है। इसके अलावा ये भाव जो है चौथा, पुराने जमाने में गड़ा हुआ धन का माना जाता था। जो कहीं पर में मिट्टी खोदा, घड़ा मिल गया, एक घड़ा पैसा मिल गया, अब लेते रहो, खाते रहो। पहले लेकिन मॉडर्न में अभी हम लोग, हमारे जैसे ज्योतिष इस बात को नहीं मानते। मैं ये मानता हूं कि ये जो गड़ा हुआ धन है वो अनएक्सपेक्टेड गेन है, अचानक से धन लाभ हुआ और ये आपको राहु निश्चित तौर पे करवा सकता है। अचानक से, कोई उम्मीद नहीं है, उस पैसे पे आपका हक ही नहीं था, आपको तो पता ही नहीं था कि वो पैसा आपको मिलने वाला है और राहु ने आपको दिलवा दिया। ये साधारण बात नहीं है और ये दूसरे ग्रह के बस की भी बात नहीं है। मित्रों, अनएक्सपेक्टेड धन के साथ साथ आपके छाती, हृदय और फेफड़े का भाव भी चौथा ही होता है। उसमें भी अगर कहोगे तो छाती, हृदय के ऊपरी भाग का भाव चौथा होता है। और नीचे चले जाओ और मेडिकल साइंस में चले जाओ, यहां पर भी एस्ट्रोलॉजी खत्म नहीं होती है। अभी इसके और अंदर, हृदय के अंदर जो पार्ट सब है उसका भी फिर अलग अलग व्याख्यान है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो जिस किसी भी व्यक्ति को छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी होगी, उसको ये राहु दबाने का हर संभव प्रयास करेगा। ये राहु का प्रभाव है। राहु की यहां से पंचम दृष्टि गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 अष्टम भाव पर में पड़ेगी। और अष्टम भाव किस चीज का होता है तो आप जानते होंगे, एक कि मृत्यु का होता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 20-25% ही सच्चाई है, सिर्फ 1/4। ये अष्टम भाव आपके सिर्फ मृत्यु का नहीं होता, आपके जीवन का भी होता है। कितने दिन की आपकी जिंदगी है इसका भी भाव 8वां ही होता है। आपके अचानक से धन लाभ का भी भाव 8वां ही होता है। एक तो चौथा, ऊपर से 8वां भी हो गया। अचानक से धन लाभ पर में राहु बैठा हुआ है, वहां से दृष्टि डाल दी 8वें पर में, ये भी अचानक से धन लाभ का भाव है। उसके बाद ये 8वां भाव आपके दुर्घटना, एक्सीडेंट का भी होता है। ये 8वां भाव आपके विदेश में जाकर के रह जाने का भी होता है। एक लंबे समय तक जाकर के विदेश में रहने का भी भाव 8वां ही होता है। आपको मैं बता दूं, ये जो 8वां भाव है ना, आपके गुदा मार्ग, पैखाने के रास्ते का भी होता है। अगर किसी व्यक्ति को बवासीर, पाइल्स इत्यादि गुदा मार्ग से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है और डॉक्टर इलाज कर करके परेशान हो गया है, उसको फायदा नहीं हो पा रहा है, उसका वो बीमारी ठीक नहीं हो पा रहा है,
वो हमारे पास एस्ट्रोलॉजी में आए। हजारों ऐसे एग्जाम्पल है हमारे पास में, हजारों ऐसे कस्टमर है जो डॉक्टर के यहाँ लाखों रुपए खर्च करके थक गए, लेकिन उनकी परेशानी दूर नहीं हुई। और जब जन्म कुंडली देखा तो ग्रह का दोष था, ग्रह का उन्होंने मंत्र जाप शुरू किया, बीमारी कुछ ही समय में, महीने 2 महीने में घटना शुरू हो गई। घटते 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 0% पर में आकर के अटक गई। तो मंत्र का तो ये प्रभाव है, कहा गया है दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्त देवता तै ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो मंत्र का तो वो प्रभाव है कि देवताओं के अधीन ये संसार है, ये ब्रह्मांड है, जिसमें हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। कहते हैं कि उनके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। वो आखिर क्यों कहा जाता है? वो आखिर इसीलिए कहा जाता है कि दैवाधीनम जगत सर्वम, यानी कि ये जो पूरा जगत है ये देवताओं के अधीन है। तो कैसे आप पत्ता हिला लोगे, कैसे आप अपने मर्जी से कुछ कर लोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्त देवता, यानी कि देवता किस चीज के अधीन है? मैंने तो मान लिया कि ये दुनिया जो है सो देवताओं के अधीन है, लेकिन देवता आखिर किसके अधीन है? मंत्र के अधीन है। जो मंत्र मैं आपको बार बार बताता हूं वो उसके अधीन है। बहुत सारे लोगों ने, संत महात्मा ने देवताओं को अपने बस में कर लिया, अधीन में कर लिया। किस चीज के बदौलत? ताकत के बदौलत, बंदूक और पिस्टल के बदौलत, बम के बदौलत। किस चीज के बदौलत? तो मंत्र के बदौलत। तो दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्त देवता अते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। और वो मंत्र किसके अधीन है? जिस मंत्र के अधीन देवता है वो मंत्र किसके अधीन है? तो वो मंत्र ब्रह्म के अधीन है, ब्राह्मण के अधीन है। जो ब्रह्म को जानने वाला है वही ब्राह्मण है, इसीलिए वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। और यही वो कारण है कि हम लोग ब्राह्मणों से पूजा पाठ करवाते। दूसरा कोई कारण नहीं है। सबको अपना अपना अधिकार क्षेत्र बांट दिया गया है। कई लोग कहते हैं कि कर्म के आधार पर में जाति का बंटवारा होना चाहिए, जन्म के आधार पर में कैसे? वो लोग गीता का एग्जाम्पल देते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम, 4 वर्णों की मैंने सृष्टि की है गुण और कर्म के आधार पर में। लास्ट में इस श्लोक में सह है, सह का अर्थ लोग समझ नहीं पाते, इसीलिए कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने भी तो बताया है। 90% लोग इस चीज का अर्थ ही नहीं समझ पाते। वो लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने ये गीता में बताया है, यहां देखो लिखा हुआ है 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की है। ये सच्चाई है, यहीं तक वो समझ पाते हैं। चातुर्वर्णम मया सृष्टम, 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की है। और आगे लोग समझते हैं कि वो किस चीज के आधार पर में? तो गुण और कर्म के आधार पर में, जो कि पूरा गलत है। ये सच्चाई है ही नहीं, इस श्लोक का ये अर्थ है ही नहीं, जिसे लोग समझ ही नहीं पाते। एक बात बताओ आप, क्या एक गाय का बच्चा है, गाय है, गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया, क्या वो बच्चा अपना कुछ भी कर्म करके घोड़ा बन सकता है? क्या एक सांप है, सांप ने बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चा क्या कुछ भी कर्म करके हाथी बन सकता है? क्या सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या एक तुलसी का बीज आप बोते हो तो क्या वो तुलसी का छोटा सा पौधा जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसको आप पीपल का पेड़ बना सकते हो? क्या सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस श्लोक का अर्थ ही लोग गलत समझ लेते हैं, ये अर्थ है ही नहीं। इसीलिए आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये सही। चलिए इस विषय पर में किसी और दिन हम लोग चर्चा करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, हम लोग अपने पथ से भटक जाएंगे। तो इसीलिए जहां है पुनः वहीं आ जाए।
तो राहु की जो है 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है, जिसके कारण से अचानक से धन लाभ का यहां से भी योग बनता है। जो लोग विदेश जाने की सोच रहे थे, जिनको विदेश जाना था, जो लोग विदेश जाने के लिए उधर वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सक्सेस नहीं हो पा रहा है, जाने का कहीं न कहीं कोई मार्ग में बाधा आ जा रहा है, कहीं न कहीं पेपर में ही परेशानी आ जा रही है, आईलेट का एग्जाम दे रहे हैं वही क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, पास हो गए हो फिर भी नहीं जा पा रहे हो, ये सब अगर हो रहा है और जन्म कुंडली में अगर विदेश जाने का थोड़ा सा भी योग अगर बन रहा है तो इस समय में राहु आपको वहां तक खींच के पहुंचा देगा। ये राहु का अच्छा परिणाम है। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि ये जो भाव है आपके दुर्घटना का भी तो भाव है, जिसके कारण से कोई छोटा मोटा चोट भी आपको लग सकती है, लेकिन जहां पर में गला कट जाना है गला नहीं कटेगा, जहां पर में मौत हो जानी है मौत नहीं होगा। छोटी सी उंगली कट के, पांव में चोट लग के, हाथ में चोट लग के, वो कलेश जो है, वो विघ्न जो है, वो परेशानी जो है टल जाएगी। ये उच्च के राहु के कारण ऐसा होगा। आपको मैं बता दूं कि जिस किसी भी व्यक्ति को गुदा मार्ग से संबंधित, पैखाने के रास्ते से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है, राहु उसको कम करने का निश्चित तौर पर में प्रयास करेगा। आप ये मान करके चलो कि जहां पर में वो परेशानी बहुत तेज होनी थी, वहां पर में ये राहु की दृष्टि के कारण ही वो परेशानी आपको नहीं हो रही है अथवा कम हो रही है। राहु की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर में है, जिसके कारण से 10वां भाव किस चीज का होता है? पिता का होता है। तो पिता से लाभ का भी कुछ योग बन रहा है, सरकार से कुछ फायदे के भी योग बन रहे हैं। अच्छा, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए एक खुशखबरी दे दूं कि जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, कुंडली में दिखवाना इसीलिए आवश्यक हो जाता है, फाइनल डिसीजन इस पर में निश्चित नहीं लेना चाहिए। अगर उनके जन्म कुंडली में कहीं से भी किसी भी प्रकार से इस समय में अगर थोड़ा सा भी सरकार से लाभ लेने का योग अगर बन रहा होगा तो ये राहु का सपोर्ट मिल जाएगा, गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर जाओगे आप, निकल जाएगा आपका जॉब, प्लेस्ड हो जाओगे आप, क्योंकि सरकार से लाभ का योग राहु बना रहा है। ये 10वां भाव आपके पिता का, जैसा कि मैंने बताया, आपके पिता के लिए भी ये समय राहु जो है सो बड़ा ही उत्तम बनाने का प्रयास करेगा। नहीं, आपको मैं बता दूं कि ये जो राहु है आपके कर्म के घर को देख रहा है। ये 10वां भाव कर्म का भी होता है, जिसके कारण से आपके कर्म में भी 4 चांद लगने जा रही है। अच्छी अच्छी काम करोगे, जिसका भी आपको फायदा निश्चित तौर पे राहु देगा। कारोबार में वृद्धि होगी, पद में वृद्धि होगी, पावर हाथ में आएगा, अधिकार की प्राप्ति होगी। घुटनों में अगर दर्द है तो उसमें राहत मिलेगी। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में 4 चांद लगेगा। राजयोग का भी फायदा होगा। ये राहु का प्रभाव है भैया। राहु की यहां से 9वीं दृष्टि जो है सो 12 भाव पे पड़ेगी, यानी कि 12वें घर पर में, जहां पर में 10 लिखा हुआ है। 12वां भाव किस चीज का होता है? तो खर्च का होता है। तो राहु के कृपा से खर्च भी होगा,
पैसा भी आपके पॉकेट से निकलेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। धन हानि का भी भाव ये 12वां होता है, तो कुछ पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से तो फंसना तय है। आपको मैं बता दूं कि ये 12वां भाव अस्पताल के खर्चा का भी होता है, तो कुछ ना कुछ पैसा अस्पताल में दवा में भी जाएगा। ये राहु का प्रभाव है। जिस किसी व्यक्ति को भी राहु के प्रभाव से बचना है, बुरे प्रभाव से बचना है और अच्छा प्रभाव लेना है, तो वो लोग निश्चित तौर पर में जो है तो साल में 1-2 बार ही सही, लेकिन राहु के मूर्ति पर में काला कपड़ा जरूर चढ़ाएं। बहुत बेनिफिट होगा इससे आपको। सबसे समस्या की बात भी यह है कि हर जगह नवग्रह की मूर्ति भी, मंदिर भी नहीं रहती है, तो जिसके कारण से बहुत सारे लोगों को ये करने में परेशानी होगी। तो उनके लिए मेरा दूसरा उपाय है कि वो काला चॉकलेट को फोड़ करके, छोटा छोटा टुकड़ा बना करके मीठा वाला, और चींटी को डाल दें। महीने में 1-आध बार जरूर कर ले, राहु का प्रभाव ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। राहु जो है सो 12 अप्रैल के बाद आपके कुंडली के तीसरे भाव में चला जाएगा, मेष राशि। अब राहु का यहां से करामात शुरू होगा। यहां से राहु अब अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला होगा। इसीलिए 12 अप्रैल के बाद मैंने जो अभी अभी उपाय बताया उसको तो कंटिन्यू करना ही है। अब 12 अप्रैल के बाद देख लो कि राहु क्या करेगा। छोटे भाई बहन से टेंशन, तनाव, जूनियर्स के साथ परेशानी, खुद के पराक्रम में कमी, आपके धैर्य को कमजोर बनाना, माता के लिए विपरीत समय बनाना, छुपे हुए दुश्मन के द्वारा आपको परेशान करवाना, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित, श्वसन अंग से संबंधित, ये लो मेडिकल साइंस, परेशानी डालना। राहु की यहां से 5वीं दृष्टि 7वें भाव पर में, अब पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव पैदा करवाना, काम धंधा में परेशानी लाना, काम वासना की अधिकता करना, दैनिक व्यवसाय रोजगार में परेशानी लाना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी देना, छुपे हुए दुश्मन के साथ साथ प्रत्यक्ष शत्रु के द्वारा भी लड़वाना, सामना करवाना, और पार्टनरशिप के बिजनेस को खराब करना। ये राहु का प्रभाव होगा। राहु की यहां से 7वीं दृष्टि भाग्य के घर पर में भाग्य को कमजोर बनाना, धर्म के क्षेत्र में विश्वास कम करना, तीर्थ यात्रा में परेशानी, यश में कमी, ससुराल से टेंशन, संन्यास लेने का विचार मन में आ जाना, संत महात्मा ऋषि मुनि का आशीर्वाद मिलना, शिक्षा का भी सही उपयोग और सही लाभ ना लेना। ये राहु का प्रभाव है। मित्रों, राहु की यहां से 9वीं दृष्टि एकादश भाव पर में, तो आय में कमी करना, लाभ कम देना, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, मनोकामनाओं की पूर्ति में परेशानी, ये सब राहु का प्रभाव है। बड़े भाई बहन सीनियर्स से जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ को लेने में परेशानी, पुत्र वधु दामाद का सुख में कमी, ये सब कब होगा? तो 12 अप्रैल के 10:35 से ये कहानी शुरू होगी और पूरे साल ऐसा ही चलता रहेगा। ये राहु का निगेटिव परिणाम है। अब केतु की थोड़ी सी चर्चा कर लें। केतु जो है आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से केतु उच्च के बैठे हुए हैं 12 अप्रैल तक। ये भी अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, जैसे कि पिता से लाभ करवाना, सरकार से फायदा दिलवाना, काम धंधा बढ़िया चलवाना, कारोबार में वृद्धि करवाना, पद प्रभुता अधिकार प्रतिष्ठा राजयोग में लाभ देना। और केतु की 5वीं दृष्टि यहां से दूसरे भाव पर, केतु की 5वीं दृष्टि यहां से दूसरे भाव पर में
जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति जमा करवाना, परिवार से कुछ लाभ दिलवाना, वाणी थोड़ा तीखा और कड़वा करना, पड़ोसी से भी कुछ लाभ दिलवाना, अच्छी अच्छी भोजन करने का मन और मिलना भी, दोनों बातें। केतु की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, तो राहु जो दे रहा था केतु भी देगा। सुख में वृद्धि, माता से लाभ, मकान प्राप्ति का, जमीन का, अचल संपत्ति, वाहन, इन सब का योग, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ, छाती हृदय फेफड़े संबंधित परेशानी को कम करना। और 9वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में, तो दुश्मन के द्वारा जो है सो कुछ परेशानी होना, कुछ चिंतित रहना, कुछ हेल्थ वाइज परेशानी, पेट से संबंधित कुछ परेशानी, छोटा मोटा दुख और किसी प्रकार के कलंक लगने का भी योग केतु निश्चित तौर पे बनाएगा। इसलिए सावधान। केतु 12 अप्रैल के बाद भी अच्छा ही रिजल्ट देगा। जैसे कि ये चला आएगा आपके कुंडली के 9वें भाव में, भाग्य के घर में। यहां पर में केतु क्या करेगा, तो राहु जो परेशान करने की कोशिश कर रहा था, आपके भाग्य को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था, केतु अब क्या करेगा, उससे युद्ध शुरू कर देगा और ये कहेगा कि तुम क्यों भाग्य को कमजोर करना चाह रहे हो। और वहां से जो है वो राहु को भगाना शुरू करेगा कि तुम दूर हटो, अथवा अगर तुम परेशान करोगे तो मैं इसके भाग्य में विकास कर दूंगा, ये केतु कहेगा। और केतु करेगा भी। राहु जो भाग्य में बाधा डालने की कोशिश करेगा, केतु उस बाधा को काटने का प्रयास करेगा। राहु जो धर्म में आपकी आस्था को खत्म करेगा, केतु उस आस्था को बरकरार रखने का प्रयास करेगा। राहु जो आपके तीर्थ यात्रा में बाधा डालने की कोशिश करेगा, केतु उस बाधाओं को हटाने का प्रयास करेगा। है ना दोनों का कितना समानांतर प्रयास। जो राहु आपके ससुराल से टेंशन बनाने का प्रयास करेगा, ये केतु उस टेंशन को दूर करने का प्रयास करेगा। जो राहु आपको संन्यास की तरफ मूव करवाने का प्रयास करेगा, ये केतु उससे आपको पारिवारिक की तरफ खींच के लाएगा। जो राहु आपको गुरु आचार्य ब्राह्मण ऋषि मुनि संत महात्मा इन सब का आशीर्वाद लेने में परेशानी उत्पन्न करेगा, वहीं पर से ये केतु जो है आपको आशीर्वाद दिलवाएगा। केतु की 5वीं दृष्टि यहां से आपके मस्तक पर पड़ेगी, जिसके कारण से कुछ मेंटली तौर पे परेशान रहोगे, लेकिन ज्ञान में वृद्धि होगी। दिमाग में नए नए आइडिया जुगाड़ आते रहेंगे, विवेक में वृद्धि होगी, रूप रंग बड़ा कमाल का दिखेगा आपका। और आपको मैं बता दूं कि स्वभाव में विनम्रता रहेगी, गर्व करने लायक निश्चित तौर पर मैं 12 अप्रैल के बाद कोई ना कोई काम इस वर्ष में करोगे, जिसके लिए आपको खुद अपने आप पर में प्राउड फील होगा और आपके घर वालों को भी आप पर में गौरव होगा। केतु के यहां से 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में, जहां पर में राहु का यह प्रयास था कि 12 अप्रैल के बाद इसको तो दोनों भाई में, इसको और इसके छोटे भाई से युद्ध करवा देना है, दोनों को लड़वा देना है। वहीं पर में केतु का यह प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार से इस युद्ध को पहले रोका जाए, किसी भी प्रकार से दोनों भाई के झगड़े को पहले दूर किया जाए। जिस प्रकार से राहु का प्रयास रहेगा कि इसको जूनियर्स का सपोर्ट नहीं दिलवाना है, केतु का यह प्रयास रहेगा कि इसको जूनियर्स से कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर करवा देना है, नहीं बहुत ज्यादा तो थोड़ा सा भी। कहावत है कि नहीं ज्यादा तो थोड़बो थोड़, तो वही थोड़ा सा भी वो निश्चित तौर पे करवा देगा। जहां पर में राहु आपको गलत वे में पराक्रम को यूज करने का प्रयास कर रहा था, केतु वहां पर में उसको खींच करके पीछे लाने का प्रयास करेगा। और उसका यह प्रयास रहेगा कि आप पराक्रम का सही इस्तेमाल कर पाए। जहां पर में राहु आपके मां को मृत्यु के मुंह में धकेल रहा था, वहीं से केतु उनको खींच करके बाहर लाने का प्रयास करेगा और उस परेशानी को भी काटने की कोशिश अवश्य करेगा। जहां पर में राहु आपको गुप्त शत्रु से बहुत टेंशन तनाव परेशान करवाने की कोशिश करेगा, वहीं पर में उन परेशानी को कैसे दूर किया जाए, ये आइडिया आपको केतु देगा। जहां पर में राहु आपको गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित, श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार का
परेशानी देने की कोशिश करेगा, केतु उस परेशानी को दूर करने का हर संभव प्रयास करेगा। केतु की यहां से 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर में एक पुत्री प्राप्ति का योग भी बन रहा है। बोलिए राधे राधे। ये 5वां भाव आपके संतान के सुख में वृद्धि करवाने का केतु प्रयास करेगा। विद्या बुद्धि भी आप कमाल का यूज कर पाएंगे, यश में भी वृद्धि होगी। कहा जाता है कि मनुष्य मर जाता है लेकिन उसका यश हमेशा जिंदा रहता है। आज महात्मा गांधी हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनका यश जिंदा है और आज हम उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि देते हैं। आज विवेकानंद हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनका यश आज भी जिंदा है, जिसके कारण से आज भी श्रद्धा से सिर झुक जाता है और हम उन्हें प्रणाम करते हैं। अपना आज भी यूथ उनको आइकॉन मानते हैं। दूसरा, विवेकानंद कोई जन्म नहीं ले सका इस पृथ्वी पर, वो यश में वृद्धि करने का प्रयास करें। चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, धर्म का काम करेंगे, मंगल कार्य भी आपके शुभ हाथों से होगा। ननिहाल पक्ष से भी कुछ लाभ मिलेगा। पेट से संबंधित किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी होगी तो उसको भी जो है ये केतु दूर करने का हर संभव प्रयास करेगा। ये है केतु का प्रभाव। अब लो तो मित्रों, ब्रदर एंड सिस्टर, भाइयों और बहनों, आप ये मान करके चले कि हमेशा राहु केतु बुरा परिणाम नहीं देता है। उसके कुछ परिस्थिति होते हैं, जैसे इसी में मैंने 2 राहु का परिणाम बताया, एक पूरा का पूरा विपरीत और एक पूरा का पूरा पॉजिटिव। ठीक उसी प्रकार से बिना जन्म कुंडली देखे हुए आप राहु केतु का निर्णय नहीं कर सकते और सामान्य व्यक्ति के बस की बात भी नहीं है कि राहु और केतु का सही फलादेश कर दे। एक सामान्य फलादेश तो आपको कोई भी कर सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव फलादेश करने के लिए कलेजा चाहिए, जो बहुत कम लोग आपको दे पाएंगे। मित्रों, लेकिन यहां पर में भी समझने की एक अति आवश्यक बात है, वो ये है कि अगर जन्म कुंडली की स्थिति विपरीत हो तो गोचर का ग्रह उसमें अपना ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखा सकता। अगर जन्म कुंडली की स्थिति अपने पक्ष में हो तो गोचर का ग्रह भी उसको सपोर्ट कर देगा और आपका वो काम फटाफट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर जन्म कुंडली की स्थिति ही विपरीत हो तो गोचर का ग्रह अच्छा हो करके भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपका कुछ नहीं कर पाएगा, आपको कुछ लाभ वो दे ही नहीं पाएगा। इसलिए जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना अनिवार्य है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि हमारा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग थोड़ा सा दूसरे विषय पर भी बहक गए, लेकिन कोई बात नहीं है। ज्ञान कहीं से भी मिले उसको अर्जन कर लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।